और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं, जो अब जयपुर पहुंच चुकी है। 100 दिन इस यात्रा को पूरे हो चुके हैं और इस मौके पर राहुल गांधी ने मीडिया से खास बातचीत की और कई बयान भी दिए हैं मुद्दे पर, लेकिन अपने बयान से घिरते भी नजर आए। हर्षा कुमारी सिंह की रिपोर्ट। भारत जोड़ो यात्रा का 100वां दिन, दौसा में जबरदस्त भीड़। ये सचिन पायलट के परिवार की पारंपरिक सीट है। अशोक गहलोत का अनुभव और सचिन पायलट का करिश्मा। दोनों के समर्थकों ने अलग अलग समय पर विरोध प्रकट किया है, लेकिन लगता है राहुल गांधी इस फंसे हुए मसले को नहीं सुलझाना चाहते। कोई निर्णय की स्थिति नहीं है, बड़ा क्लियर है। ये आपको मतलब ये थोड़ा थोड़ा होता रहता है पार्टी में, हमारी पार्टी में होता है। कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। भैया मैं कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट नहीं हूँ। कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट खारगे जी हैं। आप ये सवाल उनसे पूछिए। सिर्फ राजस्थान में ही विधानसभा चुनाव नहीं है और सिर्फ राजस्थान में ही नेतृत्व की लड़ाई नहीं है। राजस्थान के ठीक बाद लोकसभा का चुनाव होगा। ऐसे में कांग्रेस दूसरी विपक्ष की पार्टियों के साथ काम करेगी या आपकी चुनौती को भापेगी? कांग्रेस पार्टी को सभी विपक्षी दलों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। ये किस तरह से होगा और क्या रणनीति होगी, ये आपको कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछना चाहिए। गुजरात में आप प्रॉक्सी थी, अगर आप वहां नहीं होती तो हम बीजेपी को हरा सकते थे। कांग्रेस के सामने राजनीतिक विडंबना कई हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत का नेतृत्व और उसके सामने सचिन पायलट की चुनौती। 2024 के चुनाव में ऑपोजिशन के साथ, विपक्ष के साथ काम करना, मिलके काम करना, और दूसरी ओर आम आदमी पार्टी जो कांग्रेस का ही वोट काट रही है। और इन सब उलझे हुए राजनीतिक सवालों का जवाब कांग्रेस को कहाँ मिलेगा? शायद भारत जोड़ो यात्रा के सफर में ही इसे ढूंढना होगा। जयपुर से कैमरा पर्सन जेवियर टॉमस के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। बढ़ते आगे और अब आइए बात करते हैं दिल्ली के द्वारका में लड़की पर तेजाब हमला मामले की। इस मामले में पड़ताल आगे बढ़ते हुए अब ई-कॉमर्स जो कंपनियां हैं, फ्लिपकार्ट और मीशो.com, उन्हें अपने प्लेटफॉर्म पर तेजाब बेचने के जो नियम होते हैं उसमें घोर उल्लंघन को लेकर उन्हें नोटिस भेजा गया है सीसीपीए द्वारा। सीसीपीए यानी केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, जिनके द्वारा ये नोटिस भेजा गया है। हाल में ही दिल्ली के द्वारका में एक लड़की पर तेजाब हमले में आरोपी ने फ्लिपकार्ट से तेजाब खरीदा था। इस घटना के बाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर तेजाब बेचने के लिए इन स्टोर्स की आलोचना शुरू हो गई थी। अब इस मामले में सीसीपीए ने कार्रवाई की है और इन्हें नोटिस जारी किया है। नोटिस के अनुसार सीसीपीए के नोटिस के निर्देशों का पालन न करने पर इन संस्थाओं के खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधानों के अनुसार सख्ती से निपटा जाएगा। दिल्ली में 17 साल की लड़की पर जिस तरह से एसिड अटैक हुआ, इस घटना को लेकर कई बड़े सवाल खड़े हुए हैं। एक अहम सवाल ये है कि कैसे जो अपराधी हैं वो आसानी से बाजार से, ई प्लेटफॉर्म से एसिड हासिल करने में कामयाब रहे। और अब इस घटना का संज्ञान लेते हुए मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अधीन जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, उसने नोटिस जारी किए हैं 2 कंपनियों को, फ्लिपकार्ट और मीशो.com, और उनसे जवाब मांगा गया है कि वो 7 दिन में ये एक्सप्लेन करें कि क्यों जो बेहद ही हजार्डस एसिड्स हैं, यानी जो बहुत खतरनाक एसिड हैं, वो क्यों उनके प्लेटफॉर्म पर बहुत आसानी से खरीदे जा सकते हैं, उपलब्ध हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी किया गया है, उसमें यह भी कहा गया है कि मीडिया में खबरें हैं कि इस घटना में जो दिल्ली में जो एसिड अटैक हुआ है हाल में, उसमें जो आरोपी हैं उन्होंने फ्लिपकार्ट से एसिड खरीदा था और इसलिए फ्लिपकार्ट से ये कहा गया है कि आपको 7 दिन के अंदर ये बात लिखित में बताना होगा कि किस परिस्थिति में ये बिक्री की गई और क्या ये जो उल्लंघन हुआ है नियमों का, उसके तहत उनके तरफ से क्या स्पष्टीकरण वो देना चाहते हैं। ये तय किया है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने कि अब आगे से जो सख्त नियम हैं उनको सख्ती से लागू किया जाएगा, जिससे कि जो ई प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर कोई भी व्यक्ति आसानी से कोई एसिड ना खरीद सके, क्योंकि हाल में जिस तरह से एसिड अटैक की घटनाएं बढ़ी हैं, उसके बाद ये बेहद ज़रूरी हो गया है कि नियमों का सख्ती से पालन किया जाए, जिससे कि आम आदमी को और सुरक्षित बनाया जा सके। दिल्ली से सचिन के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।
और न्यूज़ 360 में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दिल्ली से देहरादून अब 6 घंटे में नहीं बल्कि महज 2.5 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। 2024 में एक्सप्रेसवे बनकर तैयार होगा। कैसा होगा इसका लुक और क्या होगी इसकी खासियत, परिमल कुमार अपनी इस रिपोर्ट में बता रहे हैं। जाम से निजात और रफ्तार की सौगात। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ियां हवा से बात करती नजर आएंगी और देहरादून की 210 किलोमीटर की दूरी महज 2.5 घंटे में तय होगी। दिल्ली के अक्षरधाम से शुरू होकर पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क, खजूरी खास, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर होते हुए एक्सप्रेसवे देहरादून तक जाएगा। फिलहाल हम उत्तरी पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क में हैं, जहां पे आप देख सकते हैं कि जो देहरादून एक्सप्रेसवे बन रहा है उसका काम बहुत जोरों पर है और जाम की भी एक तस्वीर आपको यहाँ पर निकलकर सामने में आ रही होगी। खासतौर पे पूरे इलाके की अगर बात करें, जो गांधीनगर का इलाका है या गीता कॉलोनी का इलाका है, शास्त्री पार्क, खजूरी खास, करावल नगर, यहाँ पे सड़कें बड़ी सिमटी हुई है तो जाम बहुत आम है। ऐसे इलाकों में जब सड़कें सिमटी हुई है तो वहां पर एलिवेटेड रोड का सहारा लिया जा रहा है, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। 4 सेक्शन में तैयार किए जा रहे इस एक्सप्रेसवे का पहला सेक्शन अक्षरधाम से बागपत तक 32 किलोमीटर का है, जिसमें 18 किलोमीटर का हिस्सा एलिवेटेड है। दूसरा सेक्शन बागपत से सहारनपुर का 118 किलोमीटर का है। तीसरे सेक्शन के तहत सहारनपुर से गणेशपुर तक 40 किलोमीटर का रास्ता है और चौथा सेक्शन गणेशपुर से देहरादून तक 20 किलोमीटर का है। इसमें 6 कैरेजवे और 6 सर्विस रोड हैं, जो हर जगह सीसीटीवी की निगरानी में होंगे। इस एक्सप्रेसवे में 7 इंटरचेंज और 60 अंडरपास होंगे। इस एक्सप्रेसवे का 12 किलोमीटर का हिस्सा जंगल सफारी से निकलेगा, जो एशिया का सबसे लंबा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है। जंगल से गुजरते हुए कॉरिडोर को ऐसे तैयार किया जा रहा है जिससे जानवरों की आवाजाही में कोई दिक्कत ना आए। ये एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है। इसमें काफ़ी मैं समझती हूँ कि उत्तराखंड और दिल्ली के बीच में आवाजाही आसान होने से एक ट्रेड को भी गति मिलेगी। इसमें 2 महत्वपूर्ण इंटरसेक्शंस भी हैं। एक हम स्पर दे रहे हैं जो कि हरिद्वार तक पहुंचाएगी और उसके साथ साथ में एक शामली लुधियाना का भी हम एक स्पर दे रहे हैं शामली के ऊपर, जिससे कि नॉर्थ यानी कि पंजाब से यहाँ की जो आवागमन है ट्रेड का वो भी और आसान हो जाएगा। एक्सप्रेसवे पर हर 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर खाने पीने का इंतजाम भी होगा। समय के साथ रहना है तो समय के साथ चलना है। बदलते वक्त में जरूरतों के हिसाब से बदलाव भी जरूरी है और ये उसी बदलाव की बुनियाद है। इससे दूरी भी घटेगी, गाड़ी को गति भी मिलेगी और लोगों की परेशानी भी मिटेगी। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।